Hello everyone. So welcome back to Geeks for Geeks. So we are in the day 12 of our 25 day ML workshop. Means we have covered the very basic part, right? We have reached out to the 12th session here. So in this session we need to discuss about oversampling technique. ये मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया था. When we were doing the first technique of data pre-processing, that was data normalization. राइट तो इस सेशन में हमें क्या करना है, वी हैव टू डिस्कस अबाउट ओवर सैम्पलिंग. अब जब आप डेटा नॉर्मलाइजेशन और ओवर सैम्पलिंग की बात करते हैं तो उसमें एक और भी चीज़ इंपॉर्टेंट होती है जो कि दैट इज़ फास्ट फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन. लेकिन यू वोंट बी एबल टू गेट ऑल द डिटेल्स ऑफ दैट बिकॉज ऑफ द लाइक आई कैन से जितनी अभी आपके पास नॉलेज है इट रिक्वायर्स मोर नॉलेज दिन दैट, राइट. कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, लाइक अगर हम बात करें आपके नॉर्मल मैथ्स और फिजिक्स से, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपने अभी तक कवर नहीं किए हैं, तो मे बी यू वॉन्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड इट. स्टिल आई गिव यू ब्रीफ ओवर दैट, लाइक हम फास्ट फॉरवर्ड ट्रांसफॉर्मेशन क्यों यूज़ करते हैं. फाइन. अगर आप उसको यूज़ नहीं करोगे, अगर आपने डेटा नॉर्मलाइजेशन लगा के सीधा अगर आप आ गए ओवर सैम्पलिंग पे, तो भी देयर इज़ नो इशू, राइट. अगर नॉर्मलाइजेशन करके उसके बाद उस पर ओवर सैम्पलिंग नहीं की तो भी देयर इज़ नो इशू. तो मतलब दैट इज़ अप टू यू. अगर आपका डेटा प्योर है तो आपको कुछ भी करने की उस पर ज़रूरत नहीं है. इफ़ इट इज़ गिविंग राइट रिजल्ट्स तो आप उस पर ऑब्वियसली कुछ भी अप्लाई नहीं करने की ज़रूरत आपको. पर अगर उसमें कोई भी इश्यूज आ जाते हैं, मतलब डेटा में, जैसे अगर आपके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे तो आपको ऑब्वियसली थोड़ी बहुत रिसर्च करनी पड़ती है, इधर उधर थोड़ा हाथ पैर आप मारते ही हो, राइट, ताकि चीज़ें सही हो जाएं. तो वो एक्चुअली दैट हाथ पैर मारना इज़ क्लीनिंग द डेटा, राइट. तो हमें क्या करना है, ओवर सैम्पलिंग टेक्निक डिस्कस करते हैं. उससे पहले आई वॉन्ट टू मेक एन अनाउंसमेंट that Geeks for Geeks in association with Give India has started a contest that is Code to Contribute. मतलब अभी स्टार्ट नहीं हुआ है. It will be starting from 8th of May and the timings would be 7:30 PM from 8th of May till 9 PM till 9th of May. ठीक है, मतलब इस टाइम स्पैन के बीच में एक 90 मिनट्स का कोडिंग टेस्ट होगा that you have to attempt. ठीक है, और इसमें जो लाइक इम्प्लीमेंटेशन लैंग्वेजेस की अगर मैं बात करूँ, सो दैट विल बी C++, पाइथन एंड जावा. सो इफ़ यू हैव अ गुड हैंड ओवर दीज लैंग्वेजेस यू कैन डेफिनेटली ट्राई दैट कॉन्टेस्ट. क्योंकि हर पार्टिसिपेशन के लिए गीक्स फॉर गीक्स इन एसोसिएशन विद गिव इंडिया एक फैमिली को एक दिन के लिए फ्री मील देगी. फाइन. और अगर आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं टेस्ट में और अगर आपकी जो रैंक है वो टॉप 50 में आती है, so obviously we'll be providing something great, that is we'll be providing free meal to the family that is in need for complete 1 week. So this is something that अगर आप ये ट्राई करोगे obviously you'll feel good क्योंकि आप किसी नीडी की हेल्प कर रहे हो उस टाइम पे, राइट. तो just give it a try. Fine. So I'll share the link to apply to register for the contest in the description box. Fine. So you can check it from there and you can register if you're interested and if you know the languages, that is C++, Java or Python. So now let's start with the session. सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ. एज वी आर वर्किंग ऑन मशीन लर्निंग, तो जैसे हमने भी डिस्कस किया था कि ML लर्न करने से पहले वी शुड हैव अ गुड हैंड ओवर पाइथन, राइट. सो वी हैव अ पाइथन फॉर स्कूल स्टूडेंट्स कोर्स. ठीक है, एक पेड कोर्स हमने अभी लॉन्च किया है. सो यू कैन बाय दैट कोर्स एंड यू कैन हैव द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दैट. बहुत अच्छे से पूरी पाइथन इन डिटेल वहाँ पे एक्सप्लेन्ड है. सो यू कैन डेफिनेटली गिव दैट अ ट्राई. और उसके बाद अगर आप मशीन लर्निंग ट्राई करोगे तो आपको और अच्छे से चीज़ें समझ आ जाएंगी. सो विल बी हैविंग 2 बेनिफिट्स. बेसिकली आपकी पाइथन लैंग्वेज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी. एक लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग होने के बाद आपको C++, C, जावा, इन पे हर लैंग्वेज पे काम करने की ज़रूरत नहीं है. इट इज़ गुड इफ़ यू हैव एडिक्वेट नॉलेज ऑफ ऑल दीज लैंग्वेजेस, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी टू हैव ऑल द लैंग्वेजेस इनसाइड योर माइंड. एक आ गई इज़ इनफ, राइट. तो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन देन. So what I'm doing is, as we need to discuss oversampling today. So मैंने आपको लास्ट सेशन में एक ब्रीफ दे दिया था ओवरसैम्पलिंग का, मतलब होती क्या है एक्चुअली और हम क्यों इसको यूज़ करते हैं. सो ओवरसैम्पलिंग बेसिकली हम यूज़ क्यों करेंगे. एज द नेम इज सजेस्टिंग, ओवरसैम्पलिंग मीन्स यू आर एडिंग अप सम मोर सैम्पल्स इनसाइड द डेटा.
अब आपको ये सैम्पल्स ऐड करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? सी, अगर मैंने आपको ये बोला कि से फॉर एग्जाम्पल यू हैव ए टेस्ट, फाइन, इनसाइड दैट टेस्ट आपके पास से 8 यूनिट्स हैं, ठीक है, एंड यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट 100 मार्क पेपर, ठीक है, जिसमें टोटल मार्क्स 100 होंगे, और मैंने आपको बोल दिया कि यार 95 मार्क्स ना आपके 7 यूनिट से आएंगे और आपके 5 मार्क्स जो होंगे बचे हुए वो आपके यूनिट 8 से आएगा, ठीक है, और आपके पास बहुत शॉर्ट टाइम है याद करने के लिए, यू हैव अ शॉर्ट मेमोरी ऑब्वियसली, ऐसे आप हर चीज़ को एकदम से नहीं घुसा सकते दिमाग में, राइट। तो मैंने आपको ये बोला कि आपको ना यार ये सारी चीज़ें याद करनी है, ठीक है, 8 यूनिट्स, अगर आपको कंप्लीट 100 मार्क्स चाहिए तो, पर अगर आप 7 यूनिट्स कर लेते हो ना तो आपको 95 मार्क्स तो मिल जाएंगे। हाँ, अगर आपको वो 5 नंबर और चाहिए तो यू कैन डेफिनेटली ट्राई द 8th यूनिट, पर टाइम उतना ही लेगी 8th यूनिट भी और बाकी की जो 7 यूनिट्स हैं वो भी, राइट, मतलब हर यूनिट जो है वो इक्वल टाइम ही लेगी। तो नॉर्मल ह्यूमन ब्रेन मतलब कैसे प्रोसेस करता है इस टाइम पे, मतलब अगर मैं अपनी बात करूँ तो अगर मेरे पास इतना कम टाइम होता कि मेरे को ये सारी चीज़ें याद करनी है, आई हैव टू लर्न दीज 8 यूनिट्स, सो इंस्टेड ऑफ गोइंग विद 100 मार्क्स ना मैं 95 मार्क्स पे जाने का ट्राई करती। क्यों? क्योंकि मेरे को एक यूनिट कम याद करनी है और मेरे को 95% मार्क्स फिर भी मिलेंगे, राइट। तो आप क्या मतलब नॉर्मल ह्यूमन प्रोसेस यही होता है कि ना यार आप जो भी चीज़ यहाँ पे जो सबसे छोटे अमाउंट में होगी ना, यू ट्राई टू इग्नोर दैट थिंग। अब ये तो हो गया 5 नंबर। अब जो टॉपर्स होते हैं वो तो ऑब्वियसली 1 नंबर का भी नहीं छोड़ते, बट एवरेज स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो वो मतलब नॉर्मली यही करते हैं कि अगर एक कंप्लीट आपको मतलब आपको बहुत सारा एफर्ट लगाना पड़ रहा है किसी चीज़ के लिए, लेकिन उसका आउटपुट इतना ज़्यादा नहीं है तो आप उस चीज़ को इग्नोर करते हो, राइट। अब आप थोड़े ना 5 नंबर के लिए इससे बढ़िया तो अब 100 में से 100 तो स्कोर नहीं करोगे, राइट। इन सारी यूनिट्स को याद करोगे, इससे बढ़िया 8 यूनिट को याद करने की बजाय इन 7 को फिर से रिवाइज कर लो, यू विल गेट 95 मार्क्स इन टोटल, राइट। तो यही आपकी मशीन करती है एक्चुअली। मशीन क्या करती है ना कि आप जब उसको कुछ भी डेटा देते हो तो उसको याद क्या करना है, जो आपका लेबल वाला पार्ट होता है वो याद करना है, राइट। तो हम एक बार यहाँ पे फिर से अपना एक डेटा सेट ले लेते हैं, सैम्पल डेटा सेट। सो दीज आर द कॉलम्स एंड ये आपका आउटपुट रो है, ठीक है, इस सॉरी आउटपुट कॉलम है एंड दीज आर द रोज। सो यहाँ पे कुछ भी वैल्यूज है 5 6 7 8 1 9 8, ठीक है। इसके बेसिस पे आपको आउटपुट्स मिल रहे हैं 0 0 0 1। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तो एक बहुत छोटा डेटा है जिसमें सिर्फ 4 रोज ही हैं। अगर बहुत बड़ा डेटा होता और उसमें भी अगर कुछ ऐसा ही प्रोपोर्शन होता कि नंबर ऑफ जीरोज जहाँ पे आ रहे हैं आउटपुट में वो बहुत ज़्यादा है और नंबर ऑफ वंस आर लाइक वेरी लेस, है ना। तो मतलब जिस डेटा के बेसिस पे 1 आउटपुट आना चाहिए वो वाला डेटा हमारे पास बहुत ही कम है। तो मशीन को ना अब आपने बोला कि से फॉर एग्जाम्पल मशीन के पास से 1000 टोटल आपने उसको रोज दिए, ठीक है, जिसमें से 990 आर बेस्ड ऑन जीरोज एंड 10 आर बेस्ड ऑन वंस, ठीक है। तो वो क्या करेगी, अब ये 990 अगर वो याद कर लेती है तो उसको क्या पता है कि अगर 990 उसने याद किए तो उसको हर बार 0 प्रेडिक्ट करना है, लेकिन अगर वो ये 10 याद करेगी तो उसको 1 वाली चीज़ भी याद रखनी पड़ेगी, राइट। पर मान लो आपने 100 यहाँ पे टेस्ट कराए, ठीक है, और उन 100 टेस्ट में से मशीन ने सब पे 0 भी दे दिया, तो उससे मशीन को कितना फर्क पड़ेगा यार। इस 100 में से जब 1000 में से 90 पे 0 था, 10 पे 1 था, तो 100 में से आप कह सकते हो कि 99 पे 0 लेबल होगा और एक आपका ऐसा होगा जिस पे लेबल 1 होगा, है ना। तो अब उस एक को 1 अगर उसने प्रिडिक्ट नहीं किया तो क्या होगा, आपके अगर 100 में से 99 मार्क्स आ गए, अगर इसने सारे 0 ही प्रिडिक्ट कर दिए और इस 1 जो लेबल जो एक जो डेटा था जिस पे 1 लेवल आना चाहिए था वो नहीं किया उसने, तो उसका 1 नंबर कट गया, मान लिया मैंने ये, ठीक है, लेकिन उसके 100 में से 99 मार्क्स तो आ गए ना, और क्या चाहिए होता है, इतना तो उसको मिल गया, उसको तो एक्यूरेसी मिल गई। कितनी एक्यूरेसी मिली, 99% एक्यूरेसी पे वो काम कर रही है। 100% तो अगर मिल जाती है तो फिर भी हमारे डेटा में हमें बोल देते हैं कि यार ओवरफिट हो गया, ये 99% एक्यूरेसी तो मिलती भी नहीं है एक्चुअली।
तो अब उस 100 में से उसने 99% डेटा को सही प्रिडिक्ट किया, दैट इज 0, और ये जो एक था जिसपे 1 प्रिडिक्ट करना था इसको भी 0 कर दिया। एक्यूरेसी बहुत अच्छी आ गई, 99% आ गई। पर अगर आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करोगे ना, आप अगर यहाँ पे 200 भी भेजते तो भी वो सबको 0 प्रिडिक्ट करती, 300 भेजते तो भी 0 कर देती। क्यों? क्योंकि आपने 0 वाला डेटा दे ही इतना बढ़ा दिया उसको कि उसका पूरा टाइम कंज्यूम हो गया उस 0 वाले डेटा को लर्न करने में, एंड द मशीन इग्नोर द पार्ट फॉर द वंस डेटा। उसने इस चीज़ पे तो ध्यान ही नहीं दिया कि उसको ये भी चीज़ याद करनी थी एक्चुअली, राइट? तो दिस इज़ द नॉर्मल टेंडेंसी ऑफ अ मशीन कि जब भी आप ऐसे लेबल्स प्रोवाइड करते हो जिसमें कोई एक पर्टिकुलर लेबल बहुत ज़्यादा टाइम्स रिपीट हो रहा है, और कुछ ऐसे लेबल्स हैं जो कि आ ही नहीं रहे, एक या फिर 2 बार उनकी अकरेंस है, तो वहाँ पे मशीन उस एक या फिर 2 बार अकर होने वाले डेटा को इग्नोर कर देती है। अब उसने तो इग्नोर कर दिया, उसकी एक्यूरेसी भी अच्छी आ गई, आप भी एक्यूरेसी देख के खुश हो गए, पर रिजल्ट इज़ नॉट गुड, है ना? अब मान लो कि मैंने आपको ऐसा डेटा भेज दिया कि उसमें टोटल 100 टेस्टिंग सेट्स हैं, ठीक है, टोटल 100 रोज हैं टेस्टिंग डेटा में, जिसमें से 75 पे तो 1 आउटपुट आना था और 25 पे 0 आउटपुट आना था। आपकी मशीन ने क्या याद कर रखा है? कुछ भी पूछो मैं 0 बोलूँगी, राइट? अब इस केस में भी क्या कर देगी वो, कुछ भी बोलो मैं तो 0 बोलूँगी, तो यहाँ पे भी उसने 0 बोल दिया, यहाँ पे भी 0 बोल दिया। एक्यूरेसी कितनी मिली? 25% ओनली, 75% तो गलत उसने प्रिडिक्ट कर दिए। तो हर चीज़ के इक्वल बेनिफिट्स हैं, इक्वल डिसएडवांटेजेस हैं जो कि हमें रिमूव करने पड़ते हैं। आपको उसको सही डायरेक्शन में लेके जाना है, इट्स नॉट लाइक आपको सिर्फ एक्यूरेसी अच्छी लानी है, राइट? सो मेक श्योर दिस थिंग कि जब भी आप कोई भी मॉडल ट्रेन कर रहे हैं, तो अगर आपको मशीन की एक्यूरेसी अच्छी मिल गई तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप बस एक बार देख के नंबर खुश हो गए। उसको डिफरेंट टेस्टिंग सेट पे उसको ट्राई करो कि यार हर बार वो चीज़ों को सही से प्रेडिक्ट कर रहा है या नहीं। सेम केस यहाँ पे हो जाता है, नॉर्मलाइजेशन कर लिया आपने डेटा का, ठीक है। आउटपुट कॉलम पे हमने पिछले सेशन में देखा था कि वी डोंट डू नॉर्मलाइजेशन ओवर दिस, तो इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। मशीन के लिए ये अभी भी 0 ही है और ये अभी भी 1 ही है, राइट? बस फर्क इतना पड़ा है कि आपके एक्यूरेसी का नंबर अच्छा दिख जाएगा फॉर सम ऑफ द टेस्टिंग सेट्स, पर बाकियों के लिए जब आप ट्राई करते रहोगे ना, तो कहीं पे बहुत गंदी एक्यूरेसी आएगी, कहीं पे बहुत अच्छी एक्यूरेसी आएगी। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए वी हैव अ ओवर सैम्पलिंग टेक्निक, जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो कि अगर यहाँ पे आपके पास 3 0 के लेबल्स थे, अगर मतलब आपके पास ऐसा डेटा है जिसमें 3 डेटा पॉइंट्स आर सच दैट विल बी हैविंग अ 0 आउटपुट फॉर देम, और आपके पास एक डेटा पॉइंट ऐसा है जिसके लिए आपका आउटपुट 1 आ रहा है, फाइन। तो अब आपको क्या करना है, 2 और ऐसे सैम्पल्स ऐड करने हैं जिनका आउटपुट 1 हो, फिर उसको मशीन को भेजो। 3 जीरोज हैं, 3 1s हैं, अब कैसे डिफ्रेंशिएट करेगी उसमें, अब कैसे पार्शिएट करेगी, अब तो याद करना पड़ेगा ना, जीरोज वाला भी 1s वाला भी, राइट? सो दिस इज एक्चुअली ओवर सैम्पलिंग। ओवर सैम्पलिंग क्या होता है कि जिस भी पर्टिकुलर डेटा पॉइंट के आपके पास कम नंबर ऑफ लेबल्स, मतलब आपके पास जो भी लेबल्स हैं वो कम नंबर में है, दैट इज इन लाइक द प्रपोर्शन इज लेस, उसके आप और सैम्पल्स ऐड कर देते हो। सैम्पल्स ऐड करने से क्या होता है, मशीन जो होती है वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती, पार्शिएट नहीं कर पाती बेसिकली, कि मेरे को ये वाली चीज़ याद करनी है, ये वाली चीज़ इग्नोर करनी है, वो ये चीज़ नहीं कर पाती, फाइन। सो इससे फ़ायदा क्या होता है, ऑब्वियसली आपकी एक्यूरेसी अच्छी आएगी। चलो अच्छी नहीं आई, इस केस में 99% आ गई थी, अभी मान लो कि उसने जो भी याद किया उससे आपकी 80% ही आई, पर जब हर बार उसको किसी भी टेस्टिंग डेटा पे उसको रन करोगे ना, तो वो अराउंड 80% ही देगा। ये नहीं करेगा कि एक बार 99% दे दिया और एक बार 25% दे रहा है, ये तो नहीं चाहिए ना। अब एक यूज़र को खुश कर दिया आपने यार, कुछ भी मतलब उसको आउटपुट वगैरह देके, दूसरे यूज़र को आप बोल रहे हो आपने कुछ बहुत गलत दे दिया उसको आउटपुट, ठीक है। अब ऐसे दूसरे यूज़र तो बहुत सारे हो सकते हैं ना, कितने दुश्मन बढ़ा लोगे आप यहाँ पे आके। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, सबको एक साथ रखोगे आप, राइट? तो ये चीज़ आपको करनी है। किसी भी चीज़ को आप एक्यूरेसी देख के जज नहीं कर सकते, यू हैव टू डू द एंटायर, यू हैव टू चेक द एंटायर फ्लो कि यार मैंने क्या डेटा भेजा था, राइट? उस डेटा में क्या क्या मैंने गलतियाँ की हुई हैं, उसके लेबल्स चेक करो, उसके डेटा पॉइंट्स चेक करो, उसमें नॉर्मलाइजेशन चेक करो, अप्लाई करने की ज़रूरत है या नहीं, और अगर ज़रूरत है तो देन डू इट, ठीक है। आपको करना ही पड़ेगा, यू डोंट हैव एनी अदर ऑल्टरनेटिव, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि चलो ये तो बात हो गई कि हमें और सैम्पल्स ऐड करने हैं। अब इन सैम्पल्स को ऐड करोगे कैसे, हाउ यू हैव टू डू दिस।
तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बहुत सारे आपके पास मेथड्स होते हैं। एक होता है जैसे आपके पास रैंडम ओवर सैम्पलिंग। अब इस रैंडम ओवर सैम्पलिंग में क्या होता है कि वो जो आपको डेटा पॉइंट्स जो ऐड करने थे ABCD के लिए, है ना, यहाँ पे कुछ भी आपको वैल्यूज डालनी थी या कुछ भी रैंडम वैल्यू आपने यहाँ पे उठा के डाल दी और फिर यहाँ पे कुछ भी रैंडम आउटपुट आ गया। एक एग्जाम्पल से इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। वही जो एक्टिविटीज़ वाला जो एग्जाम्पल हम हर बार ले रहे थे। सो लेट्स से वी हैव दीज एक्टिविटीज हियर फॉर यूजर 1, यूजर 2, 3 एंड 4। ठीक है, एक्टिविटीज हम मान लेते हैं कि मान लो पहली एक्टिविटी आपकी स्लीप, दूसरी है एक्सरसाइज और तीसरी है मान लो आप कितनी देर तक मोबाइल यूज़ कर रहे हो, म्यूजिक एंड ऑल। और यहाँ पे आप अपना लेबल दे रहे हो, दैट कैन बी, चलो इसको लेबल ही ले लेते हैं। ठीक है, तो मैं बोल रही हूँ कि अगर कोई इंसान 6 से 8 घंटे सो रहा है और उसने अगर एक्सरसाइज की से लेट्स से 1 आवर एंड ही इज़ यूजिंग मोबाइल फॉर लेट्स से 2 आवर्स अ डे, तो वो मतलब वी कैन से गुड फील करेगा, राइट। इसका हम नंबर दे देते हैं 1। अब मैंने बोल दिया यहाँ पे 7 आवर्स सो रहे हैं, 45 मिनट्स एक्सरसाइज की, 1 आवर एंड से 50 मिनट्स उसने मोबाइल यूज़ किया, तो अब इसको भी तो बैड तो नहीं दे सकते, राइट। नाउ लेट्स से 7.5 आवर्स सो रहा है एंड 65 मिनट्स एक्सरसाइज की और 2 आवर्स एंड 15 मिनट्स उसने मोबाइल यूज़ किया, बैड तो इसको भी नहीं दोगे। अब यहाँ पे 2 आवर्स उसका स्लीप टाइम था, 0 आवर्स एक्सरसाइज टाइम था एंड 8 आवर्स मोबाइल यूसेज। यहाँ पे आपको बैड देना पड़ेगा, इसको इंडिकेट कर देते हैं 0 से। अब हो गया ना, डेटा में क्या है, 1 के लेबल्स तो बहुत सारे हैं, 0 के बहुत कम है, तो मशीन क्या करेगी, इसको याद कर लेगी कि जब भी आप मेरे से कुछ भी पूछोगे ना, मैं आपको 1 दे दूंगी कि यार आप तो अच्छा फील कर रहे हो। ठीक है, अब कोई यूज़र है, ठीक है, उसने क्या किया कि मान लो उसने ये वाला रूटीन फॉलो किया, ठीक है, और उसके बाद आप उसको बता दोगे कि यार आप ना अच्छा फील कर रहे हो करने के बाद, तो वो सोचेगा यार ये क्या बना दिया इन्होंने, मतलब कुछ भी बोल रहे हैं, राइट। तो वो हमें नहीं करना है एक्चुअली। वी डोंट नीड टू मेक सच रॉन्ग प्रिडिक्शंस। तो इनसे बचने के लिए हमें क्या करना होता है, वी हैव टू डू द ओवर सैम्पलिंग पार्ट हियर। अब रैंडम में क्या होता है कि क्योंकि हमें 0 के सैम्पल्स ऐड करने हैं, अब रैंडम में तो क्या होगा यार, स्लीप का ये कुछ भी रैंडम नंबर ले लेगा, है ना। ये तो फिक्स हो गया कि लेबल 0 ही ऐड होगा, ठीक है। लेकिन अब इनके लिए तो आपने कुछ भी रैंडम नंबर ले लिया, वही तो होती है रैंडम ओवर सैम्पलिंग। ठीक है, मैंने ले लिया यहाँ पे 6 आवर्स, यहाँ पे ले लिया 8 आवर्स, यहाँ पे ले लिया लेट्स से 24 आवर्स। अब दिन में इतने घंटे ही नहीं होते जितने आपने यहाँ पे रैंडमली जनरेट कर दिए। दूसरी सिचुएशन ले लेते हैं, यहाँ पे मैंने बोल दिया 10 आवर्स, यहाँ पे बोल दिया 1 आवर एंड यहाँ पे बोल दिया 1 आवर। अब वो तो अच्छा फील कर रहा होगा ना, सोया भी ढंग से, एक्सरसाइज भी कर ली अच्छे से, फ़ोन भी ज़्यादा यूज़ नहीं किया, और आपने बोल दिया वो तो बुरा फील कर रहा है। इसके बाद रैंडम में तो कुछ भी रैंडम आ जाएगा। अब आपने यहाँ पे लेबल्स तो अपने कर लिए कि हाँ मेरे लेबल्स तो मैनेज हो गए, नंबर ऑफ वंस एंड नंबर ऑफ जीरोज आर इक्वल, पर ये जो आपने रैंडमली जो चीज़ जनरेट की है वो तो गलत आ गई ना, राइट। तो रैंडम ओवर सैम्पलिंग तो यहाँ पे फेल हो जाएगा। रैंडम ओवर सैम्पलिंग तो आप यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये तो आपको कुछ भी रैंडम वैल्यूज डेटा पॉइंट्स उठा के दे देगा, राइट। सो इट डिपेंड्स, जब भी आप कोई भी रैंडम डेटा जनरेट कर रहे हो उसके ऊपर अगर आपने कुछ लेबल्स लगाए हुए उस टाइम पे काम करेगा, या फिर आपके पास कुछ ऐसा है कि आपने कुछ कंस्ट्रेंट्स डाल दिए, उस टाइम पे भी रैंडम ओवर सैम्पलिंग आप यूज़ कर सकते हैं। पर हर डेटा के लिए रैंडम ओवर सैम्पलिंग विल नॉट बी अ गुड चॉइस। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे होता है, देयर इज वन मोर ओवर सैम्पलिंग टेक्निक, दैट इज एस मोड। Yeah, so this means, this stands for synthetic minority oversampling technique। ठीक है, अब इसमें देखो क्या होता है, what the name is suggesting you is you have to synthesize some artificial data points for the minority group. Minority group is 0 in our case, right? You have to add more samples for that.
बट हाउ द सिंथेसाइज पार्ट विल बी डन, ये कैसे होगा? ये जो आपका डेटा है ना, इसी डेटा के बेसिस पे इसमें कुछ थोड़ा सा ऐड करके, थोड़ा सा सब्ट्रैक्ट करके, हर बार एक नया कॉम्बिनेशन बना के ये यहाँ पे नए डेटा पॉइंट्स लेके आएगा। जैसे 2 आवर्स है ना, इसको इसने कर दिया 2.15 आवर्स, या फिर इसने कर दिया इसको 1 hour and 45 minutes, ठीक है। 0 था, इसको कर दिया लेट्स से 15 minutes, या फिर इसको कर दिया लेट्स से 5 minutes, ठीक है। थोड़ा बहुत चेंज करेगा, मतलब इसमें 8 hours था, इसको कर दिया लेट्स से इट इज़ 9 hours और इट इज़ 7 hours। तो अब अगर आप ये वाला डेटा देखोगे तो इसके बेसिस पे भी आउटपुट तो 0 ही देते आप, ठीक है। इस वाले डेटा को देख लो, इस पे भी 0 ही देते। तो यहाँ पे क्या हुआ है, आर्टिफिशियल डेटा पॉइंट्स तो सिंथेसाइज हुए हैं, लेकिन वो जो है वो कुछ रैंडम नंबर नहीं है, ऐसा नहीं है उसमें कुछ ऐड कर दिया हमने जो कि जिसको आप देख के बोलो कि यार ये तो हम मेरे को यहाँ पे जो लेबल देना था वो गुड देना था, पर मैंने तो बैड लेबल दे दिया यहाँ पे। ऐसा कुछ नहीं हुआ इसमें, ठीक है। जो आपका जो माइनॉरिटी ग्रुप है उसको पूरा मतलब पूरे ग्रुप को एनालाइज किया है पहले, उसके अंदर कुछ थोड़ा बहुत चेंज करके ही हमने आर्टिफिशियल डेटा पॉइंट्स को जनरेट किया है। सो इसलिए एसमोट इज द वन दैट वी प्रेफर द मोस्ट, ठीक है। जब भी आप ओवर सैम्पलिंग टेक्निक यूज करोगे, ट्राई टू वर्क विद एसमोट ओनली। अब बात करते हैं कि ये चीज़ तो हो गई कि इसके अलावा भी बहुत सारे ओवर सैम्पलिंग टेक्निक्स हैं, पर हमें नहीं डिस्कस करनी वो, बिकॉज वी नो विच इज़ द राइट वन, ठीक है। तो हमें एस मोड पे ही काम करना है। अब इस एस मोड को आप इम्प्लीमेंट कैसे करोगे? ये तो बात हो गई कि ठीक है कर दिया ऐड, लेकिन हुआ कैसे ये ऐड, तो ये हम देख लेते हैं अभी। मैं एक बार आपको कुछ चीज़ें रिमाइंड करा देती हूँ। जैसे अगर हम मॉडल को इम्पोर्ट कर रहे थे अपने कोड में, सो फॉर दैट वी वर यूजिंग द sklearn लाइब्रेरी, राइट। sklearn से अगर आप एग्जाम्पल को इम्पोर्ट कर रहे थे तो इसकी हेल्प से आपने अपना रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर इंपोर्ट कर लिया था, राइट। दिस वाज द मॉड्यूल, दिस इज अ लाइब्रेरी विच कंटेन्स अ लोड्स ऑफ मॉड्यूल्स एंड दीज आर द एल्गोरिथम्स, या फिर जो भी है आपके फंक्शंस वगैरह, आप कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगर आपने मैट्रिक्स इंपोर्ट किया था तो उसके हेल्प से आप ऑब्वियसली वो वाली चीज़ें इंपोर्ट कर रहे थे जो कि इससे कन्फ्यूजन मैट्रिक्स हो गया, या फिर आपका क्लासिफिकेशन रिपोर्ट हो गया, राइट। अब एस मोड पे अगर काम करना है तो इसको भी आपको कहीं से इंपोर्ट ही करना होता है, लेकिन वो आप sklearn से इंपोर्ट नहीं करते, उसके लिए देयर इज अ डिफरेंट लाइब्रेरी दैट इज implearn, ठीक है। इस implearn से आपको इंपोर्ट करना होता है ओवर सैम्पलिंग, इस ओवर सैम्पलिंग से आपको इंपोर्ट करना होता है द एस मोड फंक्शन, ठीक है। अगेन ऑन द सेम लेवल्स, दिस इज द लाइब्रेरी, दिस इज द मॉड्यूल एंड दिस इज द फंक्शन, राइट, या फिर कुछ भी आप इसको बोल सकते हो बेसिकली। यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप जैसे हम अब जब ये वाली चीज़ जब हम लिख रहे थे, सो वी वर राइटिंग इट लाइक दिस, फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिक्स इम्पोर्ट, लेट्स से हमने कन्फ्यूजन मैट्रिक्स इम्पोर्ट कर लिया यहाँ पे, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें, जब हम एग्जाम्पल को अगर करेंगे इससे, तो उसी फ्लो में जाएंगे, फ्रॉम गए, लाइब्रेरी का नाम लिखो यहाँ पे, सो दिस विल बी sklearn अगेन डॉट मॉड्यूल नेम एग्जाम्पल इम्पोर्ट, एंड लेट्स से हमने रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर को यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। अब जब आप इसकी बात कर रहे हो तो इसमें भी सेम ही फ्लो में जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट फ्रॉम, देन राइट द लाइब्रेरी नेम। लाइब्रेरी क्या है यहाँ पे? implearn, ठीक है। तो उसको यहाँ पे लिख दो डॉट द मॉड्यूल नेम, मॉड्यूल नेम इज ओवर सैम्पलिंग, सो डू द सेम थिंग। इसमें से क्या इंपोर्ट करना है? इंपोर्ट विल बी द सेम। import क्या करना है? व्हाट इज द फंक्शन हियर? एस मोड, सो जस्ट राइट एस मोड हियर। इस स्टेटमेंट से आप import तो कर लोगे, ठीक है। आई जस्ट होप यहाँ तक आपको डाउट्स नहीं है कि हमने ये ऐसे क्यों लिखा, ठीक है। डिफरेंट लाइब्रेरीज होंगी, डिफरेंट मॉड्यूल्स होंगे, डिफरेंट फंक्शन नेम्स होंगे, आपको याद रखने पड़ेंगे। याद रखने की भी एक्चुअली ज़रूरत नहीं होती, बस कॉन्सेप्ट दिमाग में होना चाहिए। बाकी तो इंटरनेट पे सब अवेलेबल है, कभी भी जाके सर्च कर लो कि यार एस मोड को कैसे इंपोर्ट करें, वो दिखा देंगे आपको। पर एस मोड पता तो होना चाहिए ना कि कब यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है और क्यों यूज़ करना है, राइट। तो अब ये चीज़ आपने कर ली, सो आई एम जस्ट राइटिंग इट हियर अगेन,
from, oh sorry, this should be employed. Employed dot oversampling you have to import s mode. ठीक है, तो इसके बाद अब क्या करोगे, ये वाली चीज तो हो गई। अब आपको क्या करना है बेसिकली यहाँ पे एस मोड फंक्शन, जैसे हम रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर की अगर बात कर रहे थे तो उसके फंक्शन को कॉल भी करोगे ना। अब फंक्शन इंपोर्ट करने का फायदा ही क्या है जब उसको यूज ही नहीं कर रहे। तो सो लेट्स से मैंने एस मोड फंक्शन को यूज किया, ठीक है। अब ये एस मोड फंक्शन एक पैरामीटर लेता है। व्हाट इज द पैरामीटर? द पैरामीटर इज द रेशियो एक्चुअली, ठीक है। आपने यहाँ पे रेशियो डाल दिया, लेट्स से रेशियो इक्वल्स 1। तो इसका क्या मतलब है कि आपके जो लेबल्स हैं जो डेटा के अंदर, जैसे 0 और 1 वाले थे हमारे केस में, वो इक्वल, मतलब उसका रेशियो जो होना चाहिए वो हमेशा 1:1 होना चाहिए। अगर 3 काइंड ऑफ लेबल है तो 1:1 होना चाहिए, 4 काइंड है तो 1:1 होना चाहिए, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली खुद से जाके सर्च कर लेगा कि किसके लेबल कम थे। तो हमारे केस में क्या था, 3 लेबल तो थे 0 के, नहीं 1 के, जो हमने अभी जो रिसेंट जो डेटा देखा था, और 1 लेबल था हमारा 0 का, राइट। तो अब जैसे ही आप ये वाली स्टेटमेंट लिखोगे तो इसको ऑटोमेटिकली पता लग गया कि इसको रेशियो 1 करना है, ठीक है। तो रेशियो 1 कैसे करेगा ये, इसको भी 3 बनाना पड़ेगा ना। सो जब 1 का 3 था, 0 का ये था, तभी तो ये कैंसिल होके 1:1 बनेगा, राइट। तो इसका बस यही मतलब होता है कि जो आपके जो सैम्पल्स है ना वो इक्वल रेशियो में होने चाहिए। अगर आप इसको 0.5 ले लोगे मतलब 2:1 रेशियो में होना चाहिए, मतलब इसका बेसिक मतलब यही होता है। और वी कैन से 1:2 रेशियो में होना चाहिए, ठीक है। तो इसको ना अब यहाँ से आपके डेटा में सैम्पल्स ऐड हो जाएंगे, तो इसको हमने स्टोर कर लिया एक एस मोड फंक्शन में, या फिर आप किसी भी फंक्शन में, लेट्स से मैंने यहाँ पे एस ले लिया। आप कोई भी फंक्शन नेम ले सकते हो, हम जस्ट चेंजिंग इट क्योंकि कंफ्यूजन हो सकती है, ठीक है। अब आपका क्या था, ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा था, नहीं सॉरी, जो ट्रेनिंग डेटा था बेसिकली, मशीन को तो आप ट्रेनिंग डेटा ही भेजते हो ना, उस ट्रेनिंग डेटा से ही लर्न करती है। तो ये जितनी भी चीज़ें लगाओगे वो ट्रेनिंग डेटा पे ही लगा रहे हो, राइट। अब आपको उस ट्रेनिंग डेटा को अपडेट करना है, तो उसको कैसे करोगे अपडेट? तो उसमें आपके पास 2 चीज़ें थी, वन वॉज एक्स ट्रेन एंड वन वॉज वाई ट्रेन, है ना। अब इस एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन में यू वर डूइंग वन थिंग, क्या कर रहे थे आप यहाँ पे, आपने नॉर्मलाइजेशन लगाया था। तो मान लो ये नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके पास ये है, तो मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड कर देती हूँ, नोम एंड नोम हेयर ऑल्सो। मतलब एक्स ट्रेन वाई ट्रेन आपका ओरिजिनल डेटा था, जब नॉर्मलाइजेशन लगा दिया था तो वो स्टोर्ड था nome_x_train में एंड nome_y_train में, ठीक है। इसमें अभी आपका डेटा अवेलेबल है, ठीक है, ट्रेनिंग डेटा नॉर्मलाइजेशन के बाद। अब इस पे आपको एस मोड लगाना है, ठीक है। सॉरी, दिस शुड बी द, जस्ट अ सेकेंड, आपको एस मोड किस पे लगाना है? देखो सबसे पहले आपके पास एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन था, राइट। फिर आपने नॉर्मलाइजेशन लगाया उस पे और उसको आपने कन्वर्ट कर दिया, लेट्स से nome_x_train, nome_ कुछ भी वेरिएबल नेम ले सकते हो, वापस से एक्स ट्रेन वाई ट्रेन में भी स्टोर कर सकते हो उसको। अब इस पे आपको क्या लगाना है, एस मोड लगा के, लेट्स से मैं इसको कन्वर्ट कर रही हूँ, आप लेट्स से s_x_train एंड s_y_train, ठीक है। तो देखो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इसी फ्लो में जाएंगे। कितना पार्ट ऑलरेडी डन है, इतना पार्ट आप ऑलरेडी कर चुके, राइट। कितना पार्ट करना है, बस एस मोड लगा के इनमें स्टोर करना है। तो जिनमें स्टोर करना है उसको आप यहाँ पे लिखोगे, जो वेरिएबल होते हैं उनमें तो स्टोर करते हो ना, तो आप यहाँ पे आपने ये वाले वेरिएबल्स लिख दिए जिसमें आपको स्टोर करना है, एंड x_y_train, ठीक है, इक्वल्स जो आपका एस मोड जो आपने ये बनाया था, सो दिस इज एस डॉट, फिर आपके पास एक फंक्शन होता है दैट इज fit_sample, कि आपके ये वाले जो सैम्पल्स हैं ना वो जाके फिट हो जाएंगे, किस में फिट होंगे, इस वाले डेटा में। अब देखो इस वाले डेटा का कोई रोल नहीं बचा, इस पे नॉर्मलाइजेशन लग गया। अब ये वाला डेटा है जिस पे आप अभी काम कर रहे हो, है ना, इस वाले डेटा में जाके आपको और सैम्पल्स ऐड करने हैं।
और उन सैम्पल्स को ऐड करने के बाद, सैम्पल्स को ऐड कैसे करोगे, फिट सैम्पल की हेल्प से, और उनको ऐड करने के बाद इसमें स्टोर करना है। तो हम वही चीज़ कर रहे हैं, फिट सैम्पल की हेल्प से नोम अंडरस्कोर एक्स अंडरस्कोर ट्रेन में जाके और नोम अंडरस्कोर वाई अंडरस्कोर ट्रेन में जाके हमने फिट अंडरस्कोर सैम्पल फंक्शन की हेल्प से सैम्पल्स को फिट कर दिया, और जब सैम्पल्स ऐड हो गए तो उनको एक नए वेरिएबल में जाके स्टोर कर दिया, दैट इज एस अंडरस्कोर एक्स अंडरस्कोर ट्रेन एंड एस अंडरस्कोर वाई अंडरस्कोर ट्रेन। ठीक है, तो आप फाइनलाइज जो आप मशीन को जो डेटा भेजोगे वो आपका ये वाला डेटा होगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी अप्लाई ओवर सैम्पलिंग। सो आई जस्ट होप द ओवर सैम्पलिंग टेक्निक इज क्लियर टू यू। कुछ भी नहीं करना, हमें अप्लाई क्यों करनी होती है, क्योंकि वी वांट इक्वल नंबर ऑफ सैम्पल्स फॉर ऑल द लेबल्स जितने भी हैं, उनको 1:1 रेशियो में लाना है। रैंडम हम यूज़ नहीं कर सकते, वी हैड ऑलरेडी सीन, तो इसलिए हम एस मोड यूज़ करेंगे वहाँ पे। फाइन, तो ऐसे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब हम इन द नेक्स्ट सेशन व्हाट विल बी डूइंग इज ईदर विल बी कमिंग विद अ न्यू डेटा, ठीक है, और उस पर हम ये सारी चीज़ें, मतलब उसको ट्रेन टेस्ट करना, फिर उस पर नॉर्मलाइजेशन अप्लाई करना, मॉडल इवेल्युएट करना एंड एस मोड अप्लाई करना, ये सारी चीज़ें हम उस पर करके देखेंगे। फाइन, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे सेशन। सो आई ऑल्सो वॉन्ट टू कन्वे वन थिंग टू यू कि ये जो चीज़ थी ये तो आपका हो गया मशीन लर्निंग की बात, राइट। So if you are interested in any other course, like if you want to create your own app or game, or you want to work with web development के लिए we also have a paid HTML course that is run by me only. So you can visit there and you can buy that course. That is a paid course, right? And that will cost only ₹299. So you can definitely buy that course, and if you are interested in web development basically, तो आप वो कोर्स खरीद सकते हैं। एंड उसमें पूरा HTML कवर्ड है स्टार्टिंग से एंड तक, राइट। इसके अलावा जो फ्री कोर्सेज जो हैं यूट्यूब चैनल पे, वो जाके आप गीक्स फॉर गीक्स स्कूल चैनल पे रिसर्च कर सकते हैं। फाइन, सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड दैट आई हैव टू कन्वे। अगर आपको कोई भी डाउट्स होते हैं, सो प्लीज़ पुट देम इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिजॉल्व देम देयर, और यू कैन आस्क इट इन द नेक्स्ट सेक्शन।